धारा 3 में दिया गया है रेल संपत्ति के विधि विरुद्ध कब्जे के लिए शास्ति, शास्ति मतलब दंड। तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। चोरी, दुर्विनियोग या अवैधानिक कब्जे के लिए दंड, या इसको ये भी पढ़ सकते हैं रेल संपत्ति के विधि विरुद्ध कब्जे के लिए दंड, या चोरी, दुर्विनियोग या अवैधानिक कब्जे के लिए दंड। धारा 3 में यही दिया गया है। जो कोई चोरी करे या संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करे या रेल संपत्ति पर कब्जा रखता पाया जाए, या जिसके बारे में साबित हो जाए कि उसका किसी ऐसे रेल संपत्ति पर कब्जा रहा है जिसके बारे में यह समुचित संदेह हो कि वह चुराई हुई है या विधि विरुद्धतया अभिप्राप्त की गई है, वह जब तक वह यह साबित न करे कि रेल संपत्ति उसके कब्जे में विधि पूर्वक आई थी। देखिए जो इसमें दिया गया है पूरा डिटेल मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग हमारे जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। समझ नहीं गए होंगे तो फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जो कोई चोरी करे या संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करे, चोरी और दुर्विनियोग दो धारा इसमें मिला, या रेल संपत्ति पर कब्जा रखता पाया जाता है, रेल संपत्ति पर कब्जा, या जिसके बारे में साबित हो जाए, जिसके बारे में साबित किया जाए, साबित कौन करेगा? कोर्ट करेगा, उसका किसी ऐसे रेल संपत्ति पर कब्जा रहा है जिसके बारे में, अब देखिए फिर के बोला, जिसके बारे में समुचित संदेह हो कि वह चुराई हुई है या विधि विरुद्धता अभिप्राप्त की गई है, वह जब तक साबित न करे कि रेल संपत्ति उसके कब्जे में विधिपूर्वक आई थी। प्रथम अपराध के लिए कारावास है, प्रथम अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, तथा विशेष और पर्याप्त कारणों के जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे अथवा अभाव में ऐसे कारावास 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, और ऐसा जुर्माना 1000 रुपये से कम का नहीं होगा। मतलब धारा 3 में जो दंड का प्रावधान दिया गया है वह बताया गया है कि प्रथम अपराध के लिए कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी। मतलब इसमें डिसाइड कर दिया है कि जो इसमें अगर कोई भी अपराध करे तो उसको जो है उसकी अवधि जो होगी 5 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना या 5 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, परंतु विशेष और पर्याप्त कारणों के जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे अभाव में ऐसा कारावास 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, और ऐसा जुर्माना 1000 रुपये से कम का नहीं होगा। देखिए इसमें ये चीज़ बताया गया है धारा 3 में कि मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकता है, अब मिनिमम सज़ा क्या हो सकता है प्रथम अपराध के लिए। तो इसमें दिया गया है प्रथम अपराध के लिए मैक्सिमम सज़ा 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, परंतु उसके बाद उसका जो है मिनिमम सज़ा क्या बताया गया है, जो कि न्यायालय के निर्णय में जो है वर्णित किए जाएंगे, ऐसा कारावास 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, और ऐसा जुर्माना 1000 रुपये से कम का नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं उसमें 2 पॉइंट दिया है, क और ख, ए और बी करके। बी पॉइंट जो हम देखते हैं, दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना से भी दंडनीय होगा, और विशेष और पर्याप्त कारणों के जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे अभाव में ऐसा कारावास 2 वर्ष से कम का नहीं होगा, और ऐसा जुर्माना 2000 रुपये से कम का नहीं होगा।
मतलब मैं सीधे सीधे बताया गया कि अगर एक बार कोई अपराध करता है तो ए में जो सज़ा दिया गया है वो मिलेगा। अगर वही आदमी अगर दूसरी बार अपराध करता है, अपराध साबित हो जाता है कि उसने दूसरी बार अपराध किया है, तो उसे जो है अधिकतम सज़ा 5 वर्ष हो सकेगी, 5 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना भी दिया जाए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब जो 2 का बी बोला गया है वह अधिकतम सज़ा 5 वर्ष और जुर्माना दोनों से दंडनीय किया जाएगा, परंतु विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किया जाएंगे, ऐसा कारावास 2 वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना 2000 रुपये से कम का नहीं होगा। तो आज हमारा जो है धारा 3 कंप्लीट हो गया है। धारा 3 में जो है कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं इसको हम आप लोग को शॉर्टकट में बता देते हैं। इसमें चोरी और संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का अभिप्राय है, जो धारा 378 आईपीसी और धारा 403 आईपीसी जो है इसमें नियत किया गया है। जो चोरी है, चोरी में क्या सज़ा है? जो कोई चोरी करे, कब्जे में रखे, जंगम संपत्ति में आश्रय रखते ऐसी संपत्ति में हटाता है, चोरी कहा जाता है। और चोरी के लिए जो सज़ा दिया गया है और दुर्विनियोग का जो सज़ा का मिला के इसमें जो है 5 वर्ष पर रखा गया है। में जिसमें कितनी धारा जोड़ी गई है धारा 3 में? धारा 3 में जो 2 धारा जोड़ी गई है 378 और 403। और इसमें आप एक और चीज़ में इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो हमारा 410 है, 410 को भी इसमें जो है मेंशन कर सकते हैं। रेल संपत्ति, चोरी की संपत्ति, धारा जो 410 है आईपीसी, इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो कब्जे में, जो चोरी जो है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपके कब्जे में आ जाती है, तो धारा 410 आईपीसी भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। इसी तरह से हमारा धारा 3 जो है कंप्लीट हुआ। चलिए धारा 4 पढ़ते हैं। धारा 4, अपराधों के प्रति दुष्प्रेरण, षड्यंत्र या मौनकुलता के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को दुष्प्रेरित करे या षड्यंत्र करे, या भूमि या मकान का कोई मालिक या अधियोगी लिखा है, जो भी लिखा है शायद ये मिस्टेक है, अथवा अधियोगी अथवा ऐसे स्वामी का अधियोगी का उस भूमि या मकान का भार साधक कोई अधिकर्ता जो इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध किसी अपराध के प्रति जानबूझकर मौनकुलता रहेगा, कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। इसमें सीधे सीधे 2 धाराओं का जो है प्रयोग किया गया है। अपराधों के प्रति दुष्प्रेरण में, दूसरा षड्यंत्र, फिर या मौनकुलता। जो हमारा संशोधन हुआ है, संशोधन में यही 2 चीज़ हम लोगों को इसमें जोड़ा गया है। पहला जोड़ा गया है आईपीसी 107 किसी बात का दुष्प्रेरण, और आईपीसी 120A आपराधिक षड्यंत्र। तो आप लोग आईपीसी की ये दोनों धाराओं को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आरपीपी एक्ट से रिलेटेड धाराएं हैं। चलिए इसी तरह से हमारा जो है धारा 4 कंप्लीट होता है। धारा 5, अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञेय न होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध संज्ञेय नहीं है। देखिए ये मोस्ट समझने वाली बात है कि जो इस अधिनियम में जो भी इस अधिनियम के अपराध हैं, यह अपराध हमारा संज्ञेय नहीं है। मतलब ऑफेंस अंडर द एक्ट नॉट टू बी कॉग्निजेबल, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल नॉट बी कॉग्निजेबल। इस अधिनियम के कोई भी
अपराध संज्ञेय नहीं है। मतलब ये सब जो धाराएं इसमें दिया गया है, दंड के विषय में जो दिया गया है, ये सब असंज्ञेय की स्थिति में दिया गया है। इसमें कोई भी जो है अपराध संज्ञेय नहीं माना गया है। इस तरह से अधिनियम का अपवाद जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। आईपीसी की एक धारा है, आईपीसी की धारा 155 का पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 को आप लोग देख लीजिए। अपवाद के रूप में ये माना गया है। धारा 6, वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या बल सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और किसी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध से संबंध रहा हो या जिसके विरुद्ध में ऐसे संबंध रहने का समुचित संदेह हो। देखिए, इसमें दिया गया है धारा 6 में आप किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति इस अपराध से संबंध है या जिसके ऊपर जो है समुचित संदेह हो। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर उसे महसूस या उसे लगता है कि यह अपराध से संबंध रहा है या उसके ऊपर जो है समुचित संदेह है, तो धारा 6 के अधीन वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें से आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो कि रिलेटेड है, अब उससे देख सकते हैं आप। धारा 6 के जो धारा 6 है उसमें जो है दिया गया है, जिसे आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है उसके विषय में। जैसे रिमांड है 167, तलाशी है, उसके बाद रिमांड का 2 है, एक 309 है और ये 167 है। रिमांड आपको कब कब लेना है, कब कब नहीं लेना है, कब कब मिलेगा, ये धारा 167 तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आईपीसी की धारा 309 जो है बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसी तरह हमारा धारा 6 जो है कंप्लीट होता है। धारा 7, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में कार्यवाही करना। मतलब इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति यदि गिरफ्तारी बल अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई हो तो अविलंब निकटतम बल अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। देखिए, इसमें 2 पॉइंट हमारा मेंशन किया गया है। इसमें होता है कि जैसे अगर आईपीसी 43 के तहत अगर जो कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा है, तो आप जो है अगर प्राइवेट व्यक्ति उसे पकड़ता है, अगर पुलिस थाने ले जाता है, तो निकटतम जो है प्राधिकृत अधिकारी जो उस केस को देखना चाहता है, जो इसके लिए जो है नियुक्त किया गया है, जिसके लिए वो प्राधिकृत है, उसको जो है धारा 7 में यही बताता है, उसे अविलंब जो है सौंप देगा या उसके पास भेज देगा या तो ले जाएगा। और दूसरा ये इसमें बोलता है, मतलब पॉइंट एक ही है, इसमें 2 चीज़ को मेंशन किया गया है। दूसरा ये बताया गया है कि जो अधिकारी उसे गिरफ्तार करता है वो भी, जैसे पुलिस बल का जो भी आरपीएफ का जो बल सदस्य कोई भी है उसे गिरफ्तार करता है, तो वह जो है प्राधिकृत अधिकारी को तुरंत जो है कार्रवाई के लिए सौंप देगा। तो इसको इंग्लिश में अक्सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछता है, डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड। एवरी पर्सन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल, if the arrest was made by a person other than an officer of the work, be forwarded without delay to the nearest officer of the force। मतलब बिना देरी किए हुए
आप नियरेस्ट ऑफिसर जो उससे प्राधिकृत है उससे आप सौंप देंगे। इसी तरह हमारा धारा 7 कंप्लीट होता है। धारा 8, अक्सर लोग जो है धारा 8 के विषय में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि धारा 8 ऐसे सीधे पढ़ लेते हैं, गिरफ्तारी कार्रवाई और धारा 8 में जांच दिया गया है। तो जांच क्या क्या होता है इसके विषय में हम लोग जान जाते हैं। धारा 8 जांच, जांच किस प्रकार करें। देखिए जांच है धारा 8, जब पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, जब बल के अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध की सूचना मिले, जो कि ये संशोधन में जोड़ा गया है कि जैसे ही अपराध की सूचना मिले तुरंत जो है बल का अधिकारी जांच के लिए अग्रसर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध में बल के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार हो। अब इसमें बोलता है अगर बल का अधिकारी जो है अगर गिरफ्तार करता है तब फिर उस पर जांच जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है, या धारा 7 के अधीन उसके पास भेजा जाए। देखिए इसके पहले हम आपको बताए थे कि धारा 7 में जो डिस्पोजल है, अब ये धारा 8 में जो है उसको कंप्लीट कर दिया जो है, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए अग्रसर होगा। इस प्रयोजन, अब दूसरा पॉइंट है, इस प्रयोजन के लिए बल अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भार साधक ऑफिसर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कर सकता है, और जिनके अध्याधीन वह तब होता है जब वह किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में ये दिया है, या इसको कब भी पढ़ सकते हैं, यदि बल अधिकारी की यह राय हो कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या समुचित संदेह का समुचित आधार है, तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसकी जमानत लेगा या उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा। धारा 8 का जो दूसरा पॉइंट है इसको आप लोग समझिए, अगर कोई व्यक्ति को अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है जो प्राधिकृत है, अगर उसे संदेह का समुचित आधार है, मतलब उस पर पूर्णतः संदेह किया गया कि इसने चोरी किया है, तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए भेज देगा, और फिर जब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी कार्रवाई ख़त्म, अब मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट उसे जमानत लेगा या उसे जमानत देगा उसे, या तो फिर उसे न्यायिक अभिरक्षा में देगा, या फिर आप यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, या तो फिर आपको रिमांड भी दे सकता है। रिमांड पे जो आप लोग मानते हैं वो धारा 8 के अधीन ही मांग सकते हैं। चलिए इसका एक पॉइंट और है, यदि दूसरा पॉइंट बोलता है जिसमें हम लोग बोलते हैं जमानत, जो कि आप पुलिस थाने से वह जमानत ले सकता है बंध पत्र भर के। यदि बल अधिकारी को यह प्रतीत हो कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का समुचित आधार नहीं है, तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि और जब ऐसी अपेक्षा की जाए हाजिर होने के लिए प्रतिभूति सहित या रंजित जैसा बल अधिकारी निर्देश दे, बंधपत्र निष्पादित करने पर छंदपत्र निष्पादित करने पर अभियुक्त को छोड़ देगा और मामले की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने शासकीय वरिष्ठ को देगा। देखिए इसमें कई पॉइंट बताया गया है। अगर
प्राधिकृत अधिकारी जो जांच कर रहा है, अगर उसको ऐसा साक्ष्य या समझू संदेह का कोई आधार नहीं मिल रहा है, तो वो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि वह जैसा भी अपेक्षा चाहे तो वहाँ पे उसे हाजिर होने के लिए बंध पत्र पर छोड़ सकता है, और छोड़ने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट वह अपने शासकीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा। और 2 का जो ए है और 2 का बी है, 2 के जो ए में पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि उसको जो है अगर किसी भी जो कोई अपराध किया है तो अपराध करने वाले को अगर प्राधिकृत अधिकारी को यह संदेह करने का पूर्ण जो है आधार है कि वह उसने चोरी किया है, तो उसे तत्काल जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा, या तो उसे जो है रिमांड पर देगा, या तो न्यायिक कार्रवाई में भेजेगा, या तो फिर उसे जो है उसके द्वारा जमानत मांगने पर जमानत दे सकता है। लेकिन इसमें धारा 8 के दूसरे क्लास के उप सेक्शन जो है बी में बताया गया है या ख में बताया गया है, यदि बल अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उसके पास विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य समुचित करने का कोई आधार नहीं है, तो उसे जब वो चाहे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए उसे जो है बंध पत्र पर छोड़ देगा। अगर छोड़ने के बाद उसकी पूरी कार्रवाई करने के बाद इसकी पूरी रिपोर्ट जो है अपने शासकीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा। जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोग जो है धारा 8 जो है करीब करीब समझ चुके हैं। चलिए अब धारा 9 की तरफ चलते हैं। धारा 9 साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति। धारा 8 हम लोग पढ़ लिए, जांच दिया था, और धारा 9 है सम्मन करने की शक्ति। जब कि धारा 9 में जो है टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं, एक एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि हर पॉइंट में क्या बोल रहा है। किसी भी बल अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह ऐसे किसी जांच में जो वह अधिकारी से इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों के लिए कर रहा हो, या तो साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए आवश्यक समझे। पहला पॉइंट ये बताया कोई भी किसी भी बल अधिकारी को कि ऐसे व्यक्ति को सम्मन कर सकता है जिसकी हाजिरी या जांच में, जिसकी हाजिरी ऐसी जांच में जो अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजनों के लिए कर रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति को जो कि जांच में उसके द्वारा संबंध जांच करने में महसूस हो रहा है कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए तो जांच करने में आसान हो जाएगा और उससे ज़रा कुछ साक्ष्य मिल सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये धारा 9 का पहला पॉइंट है, बोलता है उस व्यक्ति को बुलाने के लिए आप सम्मन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। कुछ विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या चीज़ों को पेश करने के लिए या किसी निश्चित वर्णन की सभी ऐसी दस्तावेज या चीज़ों को पेश करने के लिए हो सकेगा जो सम्मानित व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हो। देखिए पहला पॉइंट इसमें बताया गया था कि व्यक्ति को जो जांच से संबंध रहा हो या जांच के द्वारा जो पता चले कि इस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, तो जो हमारा जांच में जो है कुछ नया सबूत मिल सकता है, तो एक में बताया गया तो उस व्यक्ति को बुला सकते हैं। लेकिन वही 2 में बताया गया है कि जांच में अगर किसी दस्तावेज को या किसी भी चीज़ को पेश करने के लिए कि अगर जांच में उसकी ज़रूरत है तो आप सम्मन करके उस चीज़ को जो है आप ला सकते हैं या मंगा सकते हैं या बुला सकते हैं या उस चीज़ को अपने कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हो। मतलब किसी दूसरे के नियंत्रण में तो उसे अपने नियंत्रण में आप रख सकते हैं। और धारा 3 यह बताया गया है, धारा 9 का पॉइंट तीसरा बताता है इस प्रकार सम्मानित सभी व्यक्ति या तो
स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा जैसा भी अधिकारी निर्देश दे हाजिर होने के लिए आबद्ध हो और इस प्रकार सम्मानित सभी व्यक्ति किसी ऐसे विषय पर संबंध में उनकी परीक्षा की जाए सत्य कथन करने के लिए या ऐसे कथन करने और दस्तावेज या अन्य चीज़ों को पेश करने के लिए आबद्ध हो और जिनकी अपेक्षा की जाए। 1908 की 5 परंतु इस धारा के अधीन हाजिरी की अपेक्षा को सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 की धारा 132-133 के अधीन छूटें लागू होगी। देखिए इसमें कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं धारा 9 की उपधारा 3 में कि कोई भी इस प्रकार सम्मानित सभी व्यक्ति जो सम्मानित व्यक्ति हैं या तो स्वयं या प्राधिकर्ता अभिकर्ता द्वारा जैसा भी अधिकारी निर्देश दे हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे। लेकिन इसमें कुछ और दिया गया है, जैसे कोई प्रधानमंत्री या जो भी कोई आपने साक्ष्य अधिनियम पढ़ा है, साक्ष्य अधिनियम में कुछ दिया गया है, प्रोविज़न दिया गया है, तो इसमें कुछ बताया गया है कि उस व्यक्ति को आप जो है जो भी वीआईपी होते हैं उसे आप नहीं बुला पाते हैं, नहीं बुला सकते। तो इसमें दिया गया है 1908 की धारा 132 और 133 के अधीन छूटें लागू होगी। और चौथा पॉइंट बताया गया है यथार्थ पूर्वक जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। मतलब यह बताया गया है कि आईपीसी की धारा जो भी हम जांच कर रहे हैं वो उसमें जो है धारा 193 आईपीसी और धारा 228 आईपीसी के अर्थ में यह जांच जो है न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। आप लोगों को हमें महसूस हो रहा है कि आप लोग इसमें कुछ समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह हम जो है धारा 9 को कंप्लीट किए और चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। धारा 10 तलाशी वारंट जारी किया जाना। इसको आप शार्ट में पढ़ सकते हैं। धारा 10 में धारा 10 में तलाशी दिया गया है। इसमें जो भी 2 पॉइंट है इसको भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला पॉइंट धारा 10 का पहला पॉइंट दिया गया है यदि किसी बल अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई स्थान ऐसी रेल संपत्ति के चुराई या विधि विरुद्धता या विपराध की गई थी, निक्षेप या विक्रय के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वह जिस क्षेत्र में वह स्थान स्थित हो उस पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से तलाशी का वारंट जारी करने के लिए आवेदन करेगा। दूसरा पॉइंट है जिस मजिस्ट्रेट से उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया जाए वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे अपने वारंट द्वारा किसी भी बल अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। अब दूसरा का जो है 2 का सब क्लास कब बोला 10 जो धारा 10 है उसका दूसरा पॉइंट का ये बोल रहा है ऐसी सहायता सहित जैसी अपेक्षित हो उस स्थान में प्रवेश करें, वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, उसमें पाई गई रेल संपत्ति पर कब्जा करे जिसके बारे में उसे यह समुचित संदेह हो कि वह चुराई हुई है या विधि विरुद्धतया अभिप्रात की गई, तथा बोलता है इसका ऐसी रेल संपत्ति को किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या तब तक उस संपत्ति को उस स्थान पर पहरे में रखे जब तक अपराधी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जाता अथवा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाए। देखिए धारा 10 में जो तलाशी दिया गया है अगर कहीं भी आपको तलाशी लेना है तो इसमें क्या है मजिस्ट्रेट से आपको वारंट का जो है जारी किया जाना है। तो उसका दूसरा पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के लिए आप आवेदन करते तो आवेदन में ऐसी जांच के पश्चात आवश्यक समझे वारंट में बल अधिकारी को प्राधिकृत कर देगा। दूसरे में प्राधिकृत कर देगा जो 10 के उपधारा 1 में बताया गया है और 2 का जो है क में बताया गया है वो ऐसे स्थान में प्रवेश करेगा जहां उसे अपेक्षित हो। लेकिन जो तलाशी की प्रक्रिया है वो सीआरपीसी के तहत
किया जाएगा। सीआरपीसी की जो तलाशी का प्रावधान दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए जो है तलाशी ली जाएगी। और सीआरपीसी की कौन कौन सी धारा को इसमें तलाशी में जोड़ा गया है, इसमें जो है बताया गया है, उसी पर केस लिया जाएगा। तो आप लोग उसको देख लेना। चलिए इसी तरह से हमारा जो है धारा 10 कंप्लीट होता है।